नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एसीसी आमिद कुमार है और इस सीरीज़ में जो कन्फ्यूजन्स मैं क्लियर कर रहा हूँ, रिवोल्यूशन मॉडल, फेयर वैल्यू मॉडल्स, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के जो भी प्रोविजंस हैं, उसी सीरीज़ में मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ द डिफरेंस बिटवीन रिवोल्यूशन मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल। हालांकि इंड एएस में हम फेयर वैल्यू मॉडल से रूबरू नहीं होते हैं, पर IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में हमें ये मॉडल दिखाई देता है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का फेयर वैल्यू मॉडल। इंड एएस 40 में ये दिखाई नहीं दिया, इस वजह से एक सवाल जो लोग पूछ नहीं पाए वो ये था कि फेयर वैल्यू मॉडल और रिवोल्यूशन मॉडल में डिफरेंस क्या है। तो इंडस्ट्री में या कॉर्पोरेट में तो दोनों ही स्टैंडर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, IFRS भी यूज़ हो रहे हैं, इंड एएस भी यूज़ हो रहा है। तो उन लोगों के लिए जो कॉर्पोरेट्स में काम कर रहे हैं, रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उनको मैं डिफरेंस बता दूं कि रिवोल्यूशन मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल में क्या डिफरेंस है। और अगर हमने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में फेयर वैल्यू मॉडल ही यूज़ करना था, तो हम वही रिवोल्यूशन मॉडल IAS 16 या इंड एएस 16 पीपी का यूज़ कर लेते हैं। हमें अलग से स्टैंडर्ड में क्यों डिफाइन करना पड़ा कि इसका फेयर वैल्यू मॉडल है और रिवोल्यूशन मॉडल अलग है। दोनों में ऐसा क्या खास फ़र्क है जिसकी वजह से नया नाम दिया गया, रिवोल्यूशन मॉडल नाम ना लेके हमें फेयर वैल्यू मॉडल नाम से प्रॉपर्टी को बुलाना पड़ा। तो IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी स्पेशली एक स्टैंडर्ड है लैंड एंड बिल्डिंग्स के लिए, और वहाँ पे एक चॉइस दी गई IAS 40 में कि आप फेयर वैल्यू मॉडल पे रिकॉग्नाइज कर सकते हो या कॉस्ट मॉडल पे रिकॉग्नाइज कर सकते हो। हमने इंडिया में इंड एएस 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में सिर्फ एक ही मॉडल अलाउ किया है, वो है कॉस्ट मॉडल, और फेयर वैल्यू तो प्रॉपर्टी डिस्क्लोज हो जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। इंड एएस 16 पीपी और IAS 16 पीपी दोनों एक जैसे स्टैंडर्ड हैं, उनमें कोई फ़र्क नहीं है। वहाँ पे 2 मॉडल्स हैं, कॉस्ट मॉडल और रिवोल्यूशन मॉडल। तो अब एक दुविधा उत्पन्न हो जाती है, जो लोग IFRS और इंड एएस दोनों में डील कर रहे हैं, उनको ये समस्या हो जाती है कि रिवोल्यूशन मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल का डिफरेंस क्या है? ऐसा क्या खास फ़र्क है कि दोनों को अलग नाम दिया गया? आइए देखते हैं, उस दुविधा को दूर करते हैं। मेन क्वेश्चन आ जाता है कि दोनों में क्या फ़र्क है? क्या इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हम डील करेंगे बैलेंस शीट में या पीएनएल में? किस तरीके से हम ये डील करने वाले हैं? और क्या रीवैल्यूड अमाउंट पे तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं? अगर कोई एसेट, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट स्पेशली जो कि कंज्यूम हो रहा है बिज़नेस में, वो आता है IAS 16 पीपी या इंड एएस 16 पीपी में। बट इंड एएस 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग्स आते हैं। अब जो लैंड एंड बिल्डिंग कंज्यूम हो रहे हैं बिजनेस में, वो तो IAS 16 पीपी में रिकॉर्ड हो गए, पर जो लैंड एंड बिल्डिंग सिर्फ हेल्ड फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और रेंटिंग इट आउट टू अदर्स है, वहां पे IFRS में चॉइस था कि आप उनको फेयर वैल्यू मॉडल पे मेजर कर सकते थे। और फेयर वैल्यू मॉडल पे मेजर करते हैं तो रिक्वायरमेंट ये थी कि हमें ईच रिपोर्टिंग डेट उनको रीमेजर करना पड़ेगा और डेप्रिसिएशन चार्ज करना हम बंद कर देंगे। पर रिवोल्यूशन मॉडल पे है तो हम रीवैल्यू भी करेंगे फेयर वैल्यू यूज करके, बट रीवैल्यूड अमाउंट पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ऐसे महसूस करते हैं जैसे एसेट को नई जिंदगी मिली है, उसके बाद से उसकी नई लाइफ के ऊपर, नई असेसमेंट के बाद हम उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू कर देते हैं। अब बात ये आई कि इंड एएस 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में हम एक ही मॉडल यूज कर रहे हैं, कॉस्ट मॉडल। अगर हम कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं तो प्रिंसिपल्स ऑफ इंड एएस 16 पीपी अप्लाई। रीवैल्यू हम करेंगे नहीं, कॉस्ट मॉडल यूज करेंगे। कॉस्ट मॉडल का मतलब सीधा सा है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस एनी इम्पेयरमेंट। हम यहाँ फेयर वैल्यू मॉडल यूज ही नहीं कर रहे हैं इंडिया में, हमें सिर्फ फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी डिस्क्लोज करनी है। प्रॉपर्टी मतलब लैंड एंड बिल्डिंग। अब मैं इसी को अगर IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से कंपेयर करूं तो वहां पे 2 मॉडल हैं, कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल। इसी वजह से जो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं या जो दोनों तरह के गैप में डील कर रहे हैं, IFRS और इंड एएस, उन्हें दुविधा हो जाती है कि इंड एएस 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में एक ही मॉडल है, कॉस्ट मॉडल। IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में 2 मॉडल हैं, फेयर वैल्यू मॉडल और कॉस्ट मॉडल। अगला सवाल उनके दिमाग में ये आता है कि अगर फेयर वैल्यू मॉडल पे फेयर वैल्यू करना होता है प्रॉपर्टी को, तो ये रिवैल्यूएशन मॉडल से अलग कैसे है? वो एक बात उन्हें परेशान करती है। इसी बात के लिए मैं क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ कि रिवैल्यूएशन मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल में फ़र्क ये है कि रिवैल्यूएशन इज़ डन विद सफिशिएंट रेगुलरिटी। सफिशिएंट रेगुलरिटी की कोई परिभाषा नहीं है। और फेयर वैल्यू मॉडल में अगर हमारा एसेट है तो हमें उसे हर साल रीमेजर करना पड़ेगा ऑन ईच रिपोर्टिंग डेट। तो दोनों में अगर डिफरेंस देखें तो रिवैल्यूएशन मॉडल अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो आई रीवैल्यू इट विद सफिशिएंट रेगुलरिटी, मतलब 3 साल, 4 साल, 5 साल, जब भी मुझे लगता है कि मेरा एसेट मटेरियली डिफरेंट है तब मैं उसे रिवैल्यू करूंगा। रिवैल्यूएशन इज डन एट फेयर वैल्यू। ये एक मजेदार इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है कि हम वैल्यूएशन तो फेयर वैल्यू पे कर रहे हैं, बट बोलेंगे इसको रिवैल्यूड अमाउंट, क्योंकि हम रिवैल्यू करने के बाद जो रिवैल्यूड अमाउंट होता है उसके ऊपर रीअसेस करके हम बाद में डेप्रिसिएशन इसी अमाउंट पे चार्ज करना शुरू कर देते हैं। और जो भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा एसेट की वैल्यू में,
वो रिवोल्यूशन मॉडल ऑटोमेटिकली टेक केयर कर लेता है। ऑटोमेटिकली कैसे टेक केयर करता है? अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो हम रिवोल्यूशन सरप्लस क्रिएट कर देंगे। अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज हुई है तो हम चार्ज कर देंगे पीएनएल में। और अगर पहली बार हमने फॉल हुआ था एसेट की वैल्यू में, चार्ज किया था, इन फ्यूचर अगर कोई इंक्रीज हो जाता है तो पहले हम रिवर्स करेंगे चार्ज को पीएनएल के और फिर हम कोई रिजर्व क्रिएट कर देंगे। तो डिपेंड करता है कि पहली बार रिवोल्यूशन में क्या हुआ था, अपवर्ड हुई थी, डाउनवर्ड हुई थी, उसी के अकॉर्डिंग हमारी अकाउंटिंग फॉलो करती है। फेयर वैल्यू मॉडल में हम फेयर वैल्यू करेंगे ऑन ईच रिपोर्टिंग डेट, जो भी डिफरेंस होगा हम प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में रिकॉग्नाइज कर देंगे। और फेयर वैल्यू मॉडल में हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि इंडिया में हम फेयर वैल्यू मॉडल यूज नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इंडेस 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में हमारे यहाँ एक ही मॉडल है, कॉस्ट मॉडल, और हम फेयर वैल्यू द प्रॉपर्टी सिर्फ डिस्क्लोज करते हैं। बट आईएफआरएस के लेवल पे हमारे पास स्टैंडर्ड है आईएस 40, जिसके यहाँ 2 मॉडल्स हैं। अगर आप कॉस्ट मॉडल यूज कर सकते हो और फेयर वैल्यू मॉडल यूज करते हो, कॉस्ट मॉडल यूज करते हो तो आपको इंडिया 16 या आईएस 16 की पीपी का जो कॉस्ट मॉडल है, सेम प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आपको फॉलो करने पड़ते हैं, पर फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी आपको डिस्क्लोज करनी पड़ती है नोट्स टू अकाउंट्स में। तो हमने सिर्फ एक ही मॉडल रखा, तो हमने कहा कि कॉस्ट मॉडल आप यूज कर सकते हो और जो फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी है नोट्स टू अकाउंट्स में आप दिखा दो। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो ये परेशानी है फेयर वैल्यू मॉडल और रिवोल्यूशन मॉडल जो भी इस अकाउंटिंग कंसेप्ट में डील कर रहा है उसको क्लियर हो गया होगा। और भी जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल्स और हमारा कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आपको पूरी आईएफआरएस और इंड एस की इनसाइट बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से मिल सके। थैंक यू। दिस इज ऑल फॉर द इनसाइट ऑन रिवोल्यूशन मॉडल एंड फेयर वैल्यू मॉडल। सी यू अगेन।